और ये motion straight line is chapter number 3 of NCERT. Then we'll do projectile motion or motion in 2D. ये भी NCERT का chapter number 4 होगा. वेक्टर्स का बैकअप मिल जाएगा. जितने भी नए स्टूडेंट्स को इस बैच में ऐड किया जा रहा है, आपको एक बैकअप मिलेगा जिसमें पूरा हम वेक्टर्स कवर करेंगे. बट फिलहाल आई विल स्टार्ट विद मैथमेटिकल फिजिक्स. देखिए, आपके पास मैथ्स हो या ना हो, मतलब हो सकता है आप सब नीट वाले स्टूडेंट्स हो, कुछ के पास मैथ्स ना हो, लेकिन फिजिक्स के सिलेबस में आप ऑलमोस्ट 12th का पूरा मैथ्स का सिलेबस यूज कर लेते हो. काफी सिलेबस आप 11th के मैथ्स का भी यूज करेंगे. तो एक छोटा सा कोर्स देना होता है मैथमेटिकल फिजिक्स का, जिसमें हम वो सारे टॉपिक्स यूज करेंगे जो फिजिक्स में होते हैं. इस कोर्स के बाद मैथ्स का कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं बचेगा जो आपको ना आए. तो मैथमेटिकल फिजिक्स के कोर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस, फिर थोड़ा सा अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, कुछ अलजेब्रा की टेक्निक्स जो आपने क्लास 10 तक पढ़ी होगी, कुछ नई चीजें होंगी, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नए ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस आप यूज करेंगे, प्लस ग्राफ. मतलब ये समझो कि ये आपके टूल्स हैं. विदाउट दीज टूल्स आप फिजिक्स नहीं कर सकते. कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ, इसमें से कहीं कुछ मिस हुआ तो आप फिजिक्स के हर न्यूमेरिकल पर जाकर अटक जाओगे. सो विल स्टार्ट विद कैलकुलस. कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले एक जनरल सी टर्म आती है जिसे हम फंक्शन कहते हैं. आपको फंक्शन पता होना चाहिए, तभी हम कैलकुलस स्टार्ट कर पाएंगे. सो देखो जरा फंक्शन का मतलब क्या है. जब आप मैथ्स में आओगे ना, तो आपके पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक वो होता है जो वेरिएबल स्ट्रक्चर होता है, एक वो स्ट्रक्चर होता है जो कांस्टेंट होगा. जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सी इक्वेशन दे दूं, y इज इक्वल टू 2x लिख दिया. हरगुन, इस इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या क्या है और कांस्टेंट क्या है? y and x are variable and 2 is a constant. 2 इज अ कांस्टेंट. अब ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल फर्दर दो टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं. योर वेरिएबल कुड बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल और योर वेरिएबल कुड बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहां मैं x को कहता हूं दैट x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. y is a dependent variable. और ये जो 2 आप यूज कर रहे हो, दैट 2 इज अ कांस्टेंट. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मींस इंडिपेंडेंट की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, बट डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इफ आई टेक वन एग्जांपल, इफ आई पुट x इक्वल टू 1, सो y कितना हो जाएगा कृतिका? इफ आई टेक x इक्वल टू 1 है तो y कितना हो जाएगा? 2. y will be 2. ऐसा हो सकता है कि मैं x 1 लिखूं अर्पित और y को 3 लिख दूं? No, sir. नहीं हो सकता. y की वैल्यू विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x नाउ. इसीलिए मैं कह रहा हूं x इंडिपेंडेंट है, y इज डिपेंडेंट. x को मैंने 2 ले लिया, सो y विल बी 4. तो ये दो तरह के वेरिएबल्स हैं आपके पास. अब इन दोनों वेरिएबल्स को आप रिलेट कर रहे हो, कई तरह से आप रिलेट कर सकते हो. आप लिख सकते हो y 2x है, आप लिख सकते हो y x स्क्वायर है, आप लिख सकते हो y sin x है, y 10x है, कुछ भी आप लिखो. तो आप बेसिकली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट कर रहे हो. उस रिलेशन को आप फंक्शन कहते हैं. तो फंक्शन इज a special type of relation between independent and dependent variable. अब ये जो मैंने स्पेशल लिखा, क्या स्पेशल होगा वो अगर आपके पास मैथ्स है तो आप अपनी मैथ्स क्लास में पढ़ोगे. मुझे इस स्पेशलिटी से कोई मतलब नहीं है. देखिए, ये पूरा 12th का मैथ्स का सिलेबस है जिसको एक साल में कराया जाता है. मेरे पास एक साल नहीं, कुछ घंटे होंगे इसे कराने के लिए, 2 घंटे 3 घंटे. तो मैं सिर्फ वो टॉपिक्स पिक करके उठाऊंगा जो आप फिजिक्स में यूज करेंगे.
जो भी टॉपिक्स में उठाऊंगा पूरी डिटेल नहीं करा सकता, डेरिवेशंस नहीं करा सकता, टाइम लिमिट है। वो आप अगर आपके पास मैथ्स है तो आप मैथ्स में करोगे, मैं तो सिर्फ इतना करूंगा कि जो मेरे काम की चीजें हैं वो मैं आपको बताता जाऊं। फिजिक्स करने के लिए जितनी मैथ्स चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन है क्या? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन है। एग्जांपल्स देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया y इज x स्क्वायर। भाई y और x में रिलेशन है, y और x में रिलेशन क्या? दैट y इज स्क्वायर ऑफ x। ये एक फंक्शन है। इस टाइप के फंक्शन को, इस पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं दिस इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन। ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है क्योंकि आप एल्जेब्रिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं। y इज इक्वल टू साइन x लिख दिया मैंने। ऋषित ये किस टाइप का फंक्शन होगा? रिलेशन कैसा है? ये एल्जेब्रिक है ये भी, या कुछ और यूज कर रहे हैं? ट्रिग्नो यूज कर रहे हो, ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कर रहे हैं ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन। सर आपने ऊपर बताया कि वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाले में जो आपने एग्जांपल लिया था y इज इक्वल टू 2x, आपने कहा कि अगर हम y की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दे तो हमें x की वैल्यू तो तब भी मिल रही है, 1/2 अपॉन में चल जाए तो 1/2 मिल रही है x की वैल्यू, तो हाउ बिल्कुल। इट इज डिपेंडेंट? अब वो डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, मैथ्स में वो आपकी चॉइस होती है। वेरी गुड क्वेश्चन। मैथ्स में वो आपकी चॉइस है कि आप किसको इंडिपेंडेंट ले रहे हैं। अगर मैं एक्स को इंडिपेंडेंट ले रहा हूं तो वाई डिपेंड करेगा ना एक्स पर। यस सर, यस सर, बट खुद देखो ऋषि, जब आप कह रहे हो वाई 1 है तो एक्स कितना आएगा? हाफ। क्या यस एक्स सर। को मैं कुछ और लिख सकता हूँ? 1/3 लिख सकता हूँ। नो सर, तो अब क्या हो गया? वाई आपने का इंडिपेंडेंट, तो दूसरा कैसा हो गया? डिपेंडेंट। तो दो डिपेंडेंट। वेरिएबल में अगर आप एक को इंडिपेंडेंट ले रहे हो तो बाकी सब डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये ओके मैथ्स सर। में। बट व्हेन वी डू फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपके पास वेरिएबल्स लॉजिक से आते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ वेलोसिटी और टाइम, क्या लगता है टाइम और वेलोसिटी में से कौन सा इंडिपेंडेंट हो सकता है? टाइम। इंडिपेंडेंट कौन सा? टाइम। टाइम विल बी इंडिपेंडेंट। टाइम चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि वेलोसिटी चेंज हो और टाइम भी चेंज हो जाए। टाइम चेंज होगा, मतलब टाइम तो अपनी विल से चेंज होगा, टाइम किसी पे डिपेंड थोड़ी ना करेगा। ऐसा थोड़ा ना यस, होगा कि टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड ना करेगा, कि वेलोसिटी यस। चेंज नहीं हो रही तो टाइम चेंज ना हो। तो जब आप फिजिक्स में लोगे तो वो लॉजिक है, मतलब वो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा। ठीक है। ओके बट सर। मैथ्स में तो आपके पास है, आप किसी एक को इंडिपेंडेंट ले रहे हो तो दूसरा अपने आप डिपेंडेंट। आपने लॉग यूज कर लिया तो आप इसे कह दोगे लोगैरिथमिक फंक्शन। तो ये अलग अलग तरह के फंक्शंस बनते चले जाएंगे। फंक्शन मींस बस आप रिलेट कर रहे हो कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। जब भी फंक्शन का नाम आए तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए अच्छा दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा, बस ये मतलब है फंक्शन। ओके सर। इन जनरल फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये जो ब्रैकेट में आएगा ना, दिस f कुड बी एनीथिंग, दिस f कुड बी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दिस f कुड बी अ logarithmic इक्वेशन, दिस f कुड बी एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने ये जो एग्जांपल लिया इसमें f x स्क्वायर है, यहाँ पर f sin x है, यहाँ फंक्शन log x है। तो f एक जनरल टर्म है फंक्शन के लिए। जो ब्रैकेट में आएगा वो इंडिपेंडेंट है, और जो बाहर जाएगा दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां तक बताओ क्लियर है? लाइशा, सांची, यस रोशनी, सर। Yes, sir. यस क्लियर है सर। सब, है ना? यस सर। अब इसको देखो, फंक्शंस पर कोई कैलकुलेशंस हम यूज नहीं करेंगे। मतलब आपके पास कोई फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें फंक्शंस की कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो। फंक्शंस की कैलकुलेशन में अगर आप में किसी के पास मैथ्स, आई गेस रोशनी के पास मैथ्स है, और कोई है मैथ्स वाला तुम्हें इसके पास पीसीएमबी हो? एक रोशनी का तो मुझे पता है। अच्छा, बाकी सब किसी के पास मैथ्स नहीं है? बहुत बढ़िया। सो आप जो यूज करोगे ना रिप्रेजेंटेटिव पर्पस के लिए यूज करो, कि जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में कहता है v एज अ फंक्शन ऑफ t दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारी वेलोसिटी ना टाइम के साथ चेंज होगी। कहता है वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, मींस वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। तो जब आप एनसीईआरटी या कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे और किसी के बाद ब्रैकेट लगा दिया उसने, या उसने ऐसे दे दिया v इज फंक्शन ऑफ x, क्या मतलब है इसका? लाइशा, क्या मतलब होगा अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ v और ब्रैकेट में x लगा दिया? सर वो दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। हाँ, वेलोसिटी x पर डिपेंड करेगी, x चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बस इतना रिप्रेजेंटेटिव पर्पस के लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा और कुछ नहीं। ना डोमेन ना रेंज कुछ यूज नहीं करेंगे हम फिजिक्स में।
सो दैट वाज अबाउट फंक्शन, इतना लिख लीजिए, यहाँ से आप लिखना शुरू करें और मुझे डाउट्स बताओ। आयुषी, सूरत, कोई डाउट्स हैं इसमें? नो सर। प्रियांशी? नो सर। नो सर। इसे लिख लो तो मुझे बताओ, तो नाम लिखने हैं चैप्टर के, जल्दी से लिख दोगे फिर आगे बढ़ते हैं। सर ट्रिग्नोमेट्री 10 से सिमिलर है या डिफरेंट है? ट्रिग्नोमेट्री 10 से डिफरेंट है, मतलब जो 10th में आता है वो तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आप जानते हैं। मतलब 10th का तो सारा सिलेबस ना मैं 11 स्टार्ट करते एज्यूम कर लेता हूँ कि आपको सब पता है। जो नहीं है 10th में वो मुझे डिस्कस करना है। लास्ट ईयर तक तो मैं ये कहता था कि 10th पास तो हो, इस साल तो मैं वो भी नहीं कह सकता। अभी को मार्कशीट तो आई नहीं होगी तुम लोगों की, या कुछ आई है? नो नो सर। सर। कोई प्रूफ नहीं है 10th पास होने का ना? यस सर, फेल भी हो सकते हैं। नहीं, फेल तो नहीं हो गए, लेकिन सिवाय ये सही सर तरीका बट है। मार्क्स पता है, क्योंकि 9th के सेकेंड टर्म के मार्क्स पता है और 10th Okay. के प्री बोर्ड्स के मार्क्स पता है, तो यस प्री निकाल बोर्ड्स लिए के बोल रहे हैं मार्क्स। सीबीएसई ने। अच्छा, तो पता है आपको कितना है। अब तो बोर्ड्स में भी चेंज आ गया ना, कि अब तो आपके बोर्ड्स भी जब आप नेक्स्ट ईयर दोगे तो 2 पार्ट्स में होंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा सर इस पूरा टाइम पार्ट। की जाएगी, 11th में भी है। अच्छा है, धीरे धीरे ना, मतलब इंडिया का भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो रटने वाले से कंसेप्चुअल और लॉजिक पे जा रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, व्हिच इज गुड। अच्छा, जब 2 पार्ट्स में होंगे तो बहुत कुछ एक साथ रट के नहीं जाना पड़ेगा। यस सर। सर होने में तो कंसिस्टेंसी पे, वरना फिर एक एग्जाम पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। चेंज करूं अब स्लाइड? Yes, sir. अब मजा तब आएगा जब एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी ना, एक्टिव हो जाएगी। अब फिर अच्छा लगेगा कि एक साइंस का बच्चा है, उसके पास हिस्ट्री भी है। एक बच्चा है जो मैथ्स के साथ साइकोलॉजी लेके बैठा हुआ है। दैट इज गुड। तो जो मैं कहता रहता हूँ, रटा रटाया ज्ञान किसी काम नहीं आएगा, और वो दिन आएगा जब रटा रटाया ज्ञान किसी लिटरली किसी काम नहीं आएगा। Written, sir. सो ये गया आपका फंक्शंस में, बस इतना पता होना चाहिए, इसके अलावा फंक्शंस में कुछ आप यूज नहीं करोगे। अब फंक्शंस के बाद आता है कैलकुलस। देखो कैलकुलस है क्या, आपने क्लास 10 तक कई ब्रांचेस पढ़ी होती हैं। एलजेब्रा आपने सुना होता है, एक ब्रांच है मैथ्स की एलजेब्रा। आपने सुना होता है ज्योमेट्री, आपने ट्रिग्नोमेट्री सुना होता है, स्टैट्स भी पढ़ा होता है, मीन मीडियन मोड। एलजेब्रा जो आप पढ़ते हो वो 4 ऑपरेशंस पर बेस्ड है ना, एडिशन, और दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, और चौथा है डिवीजन। आपका एलजेब्रा इन 4 ऑपरेशंस पर बेस्ड। क्या क्लास 10 तक आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम सुनी है जो प्रॉब्लम इन 4 ऑपरेशन से सॉल्व ना हो पाए? कुछ सुना है आपने डे टू डे लाइफ में? कभी कुछ ऐसा हुआ हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपको लगे कि ना एडिशन से होती है, ना सब्ट्रैक्शन से, ना मल्टीप्लिकेशन से, ना डिवीजन से? कोई ऐसी प्रॉब्लम? No, sir. नहीं, बहुत सारी ऐसी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम्स इन 4 ऑपरेशन से नहीं होती। मतलब इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम एक बार न्यूटन ने फेस की थी। न्यूटन का आपने सुना होगा Gmm/r²। यस सर। इस लॉ का आइडिया था न्यूटन को बहुत टाइम से, बट प्रॉब्लम ये थी कि इस लॉ को डिराइव करने के लिए, इस पर्टिकुलर फॉर्म में लाने के लिए लॉ को, वो मैथ्स नहीं थी जिससे न्यूटन डिराइव कर पाए। मींस अलजेब्रा उसको दिख रहा था फेल हो रहा है। बेसिकली जहां क्वांटिटीज वेरी करती है ना, वहां आपका अलजेब्रा फेल हो जाता है। तो न्यूटन ने पहले कैलकुलस डिराइव किया, इसको कहोगे इन्वेंट किया। इससे पहले था ही नहीं कैलकुलस जैसा, इन्वेंट किया कैलकुलस, और फिर उस कैलकुलस को यूज कर वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक आया। सो देखो आपकी रियल लाइफ में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें अलजेब्रा फेल हो जाता है। जब आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी तब आपको कैलकुलस को अप्रिशिएट करोगे, वरना आपके लिए कैलकुलस हमेशा एक सरदर्द होगा कि बेवजह सिलेबस में एक नई चीज क्यों डाल दी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैं आपसे कह रहा हूं एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड।
मैं आपसे कहता हूँ मुझे बता दो कि 5 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी सूरत, कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अगर वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ? 50 मीटर। 50 हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आ गया 50 मीटर। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि वेलोसिटी है 10 t मीटर पर सेकंड, प्रियांशी क्या लगता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट या वेरी कर रही है? वेरी कर रही है। वेरी कर रही है ना, t की अलग अलग वैल्यूज के लिए वेरी करेगी। मैं आपसे कहता हूं मुझे 5 सेकंड्स में बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या डिस्टेंस कितना होगा। देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम, पता ही नहीं वेलोसिटी क्या है। जब आप t इक्वल टू 1 सेकंड पर लोगे, अगर आप कहते हो t इक्वल टू 1 सेकंड तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10। आप कहते हो t इज 2 सेकंड्स तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 इंटू 2 20। आप कहते हो t इक्वल टू 3 सेकंड्स, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 इंटू 3 इज 30। तो वेलोसिटी तो वेरी कर रही है। आप लिखते हो डिस्टेंस को v इंटू टाइम, कौन सी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे? 10 से करोगे, 20 से करोगे, 30 से करोगे, या 0 से 5 सेकंड्स के बीच में तो वेलोसिटी की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी लोगे? प्रॉब्लम दिख रही है? यस सर। ये छोटी सी वेरिएबल वेलोसिटी ने आपके अलजेब्रा को फेल कर दिया। आप सुबह से शाम तक बैठे रहो, मल्टीप्लिकेशन यूज कर कर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। आप सोचना शुरू करोगे ना तो कि वेलोसिटी की कितनी वैल्यूज हैं। t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी 10 है, t इक्वल टू 2 पर 20 है, t इक्वल टू 3 पर 30 है। हरगुन अगर मैं t इक्वल टू 5 ले रहा हूं, वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 सर। 50 हो गई। ये तो 5 वैल्यूज ली, 1 और 2 के बीच में भी तो कई वैल्यूज होंगी। t को 1.1 लो, 1.2 लो, 1.3 लो, 1.5 लो। t की अलग अलग वैल्यूज के लिए वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आपको दिखनी होगी कि यार वेलोसिटीज बढ़ती चली जा रही हैं, मल्टीप्लाई कैसे करें। तो ये एक वो टिपिकल एग्जांपल है जहां आपका अलजेब्रा फेल हो जाएगा। आपको कुछ चाहिए बियॉन्ड अलजेब्रा एंड दैट इज कैलकुलस। अब जैसे अलजेब्रा 4 ऑपरेशंस पर बेस्ड था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कैलकुलस 2 ऑपरेशंस पर बेस्ड है। एक ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन, दूसरा ऑपरेशन है इंटीग्रेशन। और ये दोनों ऑपरेटर्स ना एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर्स हैं। जब मैं कह रहा हूं ना ये इनवर्स है, इनवर्स कहने का मतलब है कि अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया और मुझसे आयुषी कहती है कि मुझे वही चाहिए जो स्टार्टिंग में था। आयुषी ने मुझे फंक्शन दिया, मैंने उसको डिफरेंशिएट कर एक आंसर दे दिया। आयुषी कहती है मुझे वही फंक्शन चाहिए जहां से स्टार्ट किया था, तो इंटीग्रेट कर दो, वापस पहुंचो। या मेरे पास कोई फंक्शन था, अर्पित ने उसे इंटीग्रेट कर दिया, मैं अर्पित से कहता हूं मुझे वही फंक्शन चाहिए जो ओरिजिनली था, एक स्टेप पीछे जाना है ना, तो आप उसे डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे अगर मेरे पास 3 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 6 आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे दोबारा से 3 चाहिए, क्या करोगे? 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय, दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस है। ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नोटेशंस हैं जो कैलकुलस में हम यूज करते हैं, कुछ पर्टिकुलर नोटेशंस। देखिए जब हम मैथ्स में कैलकुलस करते हैं तो आपका मोटिव होता है सिर्फ कैलकुलेशन सीखना। जब आप फिजिक्स में कोई ऑपरेशन सीखोगे, जैसे आप डिफरेंशिएशन सीखोगे, तो आपका मोटिव होगा उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझना, ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि किस टाइप की प्रॉब्लम में आप डिफरेंशिएट करोगे, किस टाइप की प्रॉब्लम में आप इंटीग्रेट करोगे। मींस अगर किसी को प्लस और माइनस में डिफरेंस नहीं समझ में आता ना, वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें अटक जाता है। किसी को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिफरेंस नहीं पता, मल्टीप्लाई करने को दे दो आ जाएगा, डिवाइड करने को दे दो वो डिवाइड कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे वर्ड प्रॉब्लम्स देना शुरू करोगे वो अटक जाएगा बीच में। तो कुछ ऐसे ही इश्यूज आते हैं अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग नहीं समझते। मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है बैकग्राउंड बनाने में, लेकिन उसके बाद फिजिकल मीनिंग आपकी समझ में आना शुरू हो जाए। अब जैसे मैंने डेल्टा दे दिया, ये सिंबल फिजिक्स में बहुत कॉमनली यूज होता है। डेल्टा का मतलब होता है फाइनाइट स्मॉल चेंज, फाइनाइट स्मॉल चेंज। अच्छा यार, ये डेल्टा तो केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। केमिस्ट्री में ये क्या शो करता है? अरे कोई नहीं बताएगा? केमिस्ट्री में डेल्टा यूज करते हुए सिंबल को क्या शो करता है? केमिकल रिएक्शन के ऊपर कभी डेल्टा लगा देते हैं। सर हीट हीट शो करता है। Good.
यहाँ शो करेगा हीट वीट से कोई मतलब नहीं है, फाइनाइट स्मॉल चेंज। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ डेल्टा टी इज फाइनाइट स्मॉल चेंज इन टी, डेल्टा टी का मतलब हुआ फाइनाइट स्मॉल चेंज इन टी। फाइनाइट मींस चेंज है, छोटा है लेकिन है, इतना चेंज है। अब इतना 0.001 कर दिया आपने, चेंज है, फाइनाइट। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे मैं कैलकुलस में आऊंगा ना, कैलकुलस वेरिएबल्स के साथ डील करता है, नंबर्स के साथ नहीं। हम नंबर्स को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं करते, हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां टर्म्स के लिए एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा। जैसे ये डी है, डी का मतलब होता है इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज नहीं, चेंज बहुत बहुत माइन्यूट है। मींस अगर मैं आपको ऐसे लिख कर देता हूं dt, dt का मतलब होगा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन t। अब देखो ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन t दिखता कैसा है। ये अगर नंबर लाइन है और ये लगाया मैंने 0 और मैंने कहा ये है मेरा डेल्टा t, स्मॉल है लेकिन फाइनाइट है। अब आप मुझसे कहते हैं सर इस नंबर लाइन के ऊपर dt मार्क करिए, तो dt जो होगा ना, dt 0 के बिल्कुल नेबरहुड में होगा। कलर चेंज करूं शायद तब देखिए, बिल्कुल नेबरहुड में यहां होगा dt, बिल्कुल नेबरहुड में, 0 के बहुत बहुत क्लोज है। 0.0000 8-10 0 लगा दो, फिर 1 लगा दो, शायद वो dt के करीब। बट dt हम वेरिएबल सेंस में यूज करेंगे, तो मैं d के लिए कोई नंबर नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि 10 डेसिमल प्लेस के बाद जो आएगा उसे हम d कहना शुरू कर दें। d मींस इट्स इनफाइनिटेसिमल स्मॉल, बहुत बहुत माइन्यूट है। लाइक 0 के जस्ट नेबरहुड में आ रहा होगा dt, ये तो मैं आपको बता सकता हूं। ऐसे शो करने का मतलब है नेबरहुड ऑफ 0। सर डी का इनफाइनाइट और डेसिमल को कंबाइन करके मतलब वो वर्ड बनाया। हाँ मतलब हाँ ये इनफाइनाइट और डेसिमल मींस डेसिमल से बहुत ही करीब है। कितना करीब है? इनफाइनाइट, जैसे इनफाइनाइटेसिमल लार्ज होता है ना, ऐसी इनफाइनाइटली स्मॉल की बात कर रहे हैं। यूजुअली जब हम इनफाइनाइट यूज करते हैं हम कहते हैं इनफाइनाइटली लार्ज क्वांटिटी है, लाइक अज्यूम नहीं कर सकते इतनी बड़ी है। दिस इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, बहुत ही छोटा, बहुत ही माइन्यूट है, इतना कि मैं उसको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता। सर तो जो ये डेल्टा टी लिया है तो इसको लाइक हम हाफ ले लेंगे अगर ये फाइनाइट स्मॉल चेंज है। हाफ भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल हाफ ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट दिस इसके लिए मैं नंबर नहीं लिख सकता। ये आपको मतलब ये आपको मानना पड़ेगा ये 0 के बहुत नेबरहुड में होगा। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग, बट मैं इसके लिए नंबर नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि पूरा कैलकुलस वेरिएबल्स के साथ डील करता है, नंबर्स के साथ डील नहीं करता। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जब भी आपकी इक्वेशंस में डेल्टा होगा, डेल्टा मींस आप अभी एल्जेब्रिक रिजीम में, आप एल्जेब्रा यूज कर सकते हैं। कभी कभी ना ये इश्यूज आते हैं कि आप इक्वेशन देखोगे और आप मुझसे कहोगे कि अच्छा मैं एल्जेब्रा यूज करूं या कैलकुलस यूज करूं। तो जहां तक डेल्टा आ रहा है आपकी इक्वेशंस में, आप समझ जाओ आप एल्जेब्रिक रिजीम में, आप डिवाइड कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसे ही डी आना शुरू हो जाए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब आप एल्जेब्रा से बाहर निकल चुके हैं, अब आप कैलकुलस में। मींस अब आप डिवाइड नहीं कर सकते, अब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सिंबल्स हैं। मैंने अभी डिफरेंशिएशन नहीं समझाया, मैंने इंटीग्रेशन नहीं समझाया, सिर्फ आपको वो सिंबल सिखाए जिन सिंबल्स को हम यूज करें। जहां भी डेल्टा आए दैट मींस आप डिवीजन में, आप एल्जेब्रा में। डी आना शुरू हो जाए मींस अब आपने रिजीम चेंज कर कर आप कैलकुलस में आ गए। इतना लिखिए और मुझे बताइए डाउट्स। इसमें बहुत डाउट्स उठते हैं, बहुत डिस्कशंस हो सकते हैं। एंड प्लीज डोंट ट्राई टू रिलेट दीज ऑपरेशंस विद एल्जेब्रा। ऐसा कुछ भी एल्जेब्रा में पहले नहीं था। फीलिंग वो आएगी जो आपको शायद पहली बार एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी सिखाया होगा टीचर ने नर्सरी या केजी में, बिल्कुल वही फीलिंग आती है कि ये बहुत टाइम तक तो आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज क्या है। फिर धीरे धीरे आप जब रियल लाइफ प्रॉब्लम में से अप्लाई करना सीख जाओगे, आप यूज्ड टू हो जाओगे इसके साथ। सर आपने अलजेब्रा क्यों लिखा है सर डेल्टा पे? सर इधर अलजेब्रा हाँ जहां जब जब डेल्टा आएगा ना तब तक आप एल्जेब्रिक रिजीम में हो, आप एल्जेब्रा यूज कर सकते हैं। मींस आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं।
आपकी इक्वेशंस में जब डी आना शुरू होगा इसका मतलब होगा आप एल्जेब्रिक रिजीम से बाहर निकल गए। अब आप डिवाइड नहीं कर सकते, अब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट। ओके सर। ये क्लियर हुआ सबका? प्रियांशी, सूरत, आयुषी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइएगा। Sir, done. डन, ओके। लाइशा हो गया? हरगुन? Done, sir. सर एक सेकंड। Yes, sir. Yes, sir. यस सर रिटर्न। एक्सक्यूज मी सर। यस ऋषभ। सर एक बार आप डेल्टा टी का ऐसा बोला जब एक बार कोई एग्जांपल भी दोगे क्वेश्चन में कैसे आएगा? जैसे तुम्हारी वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी को तुम दो तरह से लोगे। एक बार आएगा वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और एक बार वेलोसिटी आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। तो जब डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी आ रहा है दैट मीन्स आप डिवाइड कर रहे हैं एक्स को टाइम के साथ, और जब डी एक्स ओवर डी टी आ रहा है दैट मीन्स आप वेलोसिटी एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के साथ। यहाँ अलजेब्रा डिवीजन, यहाँ कैलकुलस डिफरेंशिएशन। यस सर। चेंज कर दूं मैं स्लाइड? यस सर। ओके, अब समझो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। मैंने आपको ऐसे लिख कर दिया कि y is a function of x, y is equal to fx। प्रियांशी इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट Sir, X. x इंडिपेंडेंट। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा हूं डिफरेंशिएट कीजिए y को विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो तो आगे सीखेंगे, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है। जैसे मैं आपको y और x दे दूं, मैं आपसे कहता हूं y और x को ऐड कीजिए तो आप ऐसे ऐड करोगे। मैं कहता हूं सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्शन होगा। मैं आपसे कहता हूं y x को मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। मैं आपसे कहता हूं डिफरेंशिएट कीजिए y को विद रिस्पेक्ट टू x, देन दिस इज दिस, ये सिंबल है। अब होगा कैसे डिफरेंशिएट, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट ये सिंबल है dy ओवर dx। ये मत कर देना कि तुमने यहाँ लिया d से d कैंसिल कर दिया और तुमने कहा सिर्फ y और x बचे हुए हैं। d और y अलग नहीं है, d और y एक साथ है। d और x अलग अलग चीजें नहीं है, dx इज अ सिंगल टर्म। सो कृतिका मुझे बताओगी dy कैसा चेंज है, फाइनाइट चेंज और इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज? कृतिका हाँ जी, चेंज कैसा है, फाइनाइट और इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल? Infinite small change. इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। तो dy और dx को आप लिख सकते हो दिस इज इनफाइनाइटेसिमल small change in y with respect to x। तो ये y में इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज है x की रिस्पेक्ट, और इसी को आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं ना y को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपके ब्रेन में ये चलना चाहिए साइमल्टेनियसली। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं x को बहुत स्मॉल अमाउंट से चेंज करूं तो y में चेंज कैसा होगा, ये कैलकुलेट करवा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं इस सम का साइन लगा देता हूं तो आपके दिमाग में चलने लगता है अच्छा कैसे कंबाइन करना है, इसे कैसे कंबाइन कर रहे होगे, वो आपका ब्रेन एकदम कंस्ट्रक्ट करने लगता है इमेज। ऐसे यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ dy ओवर dx, ये तो ऑपरेशन का नाम है। कर क्या रहे हो आप x को बहुत छोटी अमाउंट से चेंज कर रहे होगे और आप देख रहे होगे अच्छा y में क्या चेंज आया। दैट्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम टेक्स्ट बुक्स इसे स्लोप से कनेक्ट करेंगी, बहुत कुछ करेंगी, बट दिस इज द फिजिकल मीनिंग जो आपको दिखना चाहिए। dy over dx, this is the physical meaning of dy over dx। शायद कुछ दिनों में हम इतना यूज टू हो जाएंगे इस फिजिकल मीनिंग को पलट के भी ना देखें, बट ये आपके ब्रेन में हमेशा रहना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आपने एक वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोटा सा चेंज किया और आपने देखा इंडिपेंडेंट में कितना चेंज आया। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब करेंगे कैसे, परफॉर्म कैसे? यस
सर अगर हम dx upon dy लिखेंगे तो फिर वो x with respect to y हो जाएगा। बिल्कुल x with respect to y हो जाएगा। इसका मतलब होगा आपका y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं वो डिपेंड करता है फंक्शन कैसा दिया हुआ है। अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन का रिलेशन अलग अलग आएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब है अगर इस टाइप का फंक्शन दिया है मैंने आपको y is x to the power n, मैं आपसे कहता हूं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, d over dx आ गया, d over dx of x to the power n आ गया। अब इसके बाद पूरी डेरिवेशन है, फिजिक्स में नहीं करते, मैथ्स में करोगे कि जब इस पूरे को डिफरेंशिएट कर लोगे, डिराइव करोगे तो ये फॉर्मूला आता है nx to the power n minus। You just have to remember this formula। 95% क्वेश्चंस में सिर्फ यही रिलेशन यूज होता है फिजिक्स में जब आप डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। x to the power n का डेरिवेटिव इज nx to the power n minus 1। इनफैक्ट पूरी एनसीईआरटी सिर्फ इसी एक फॉर्मूले से हो जाती है। सीखो यूज कैसे करते हैं, 3 एग्जांपल्स में सीख जाते हैं बच्चे तो, लेकिन सीखोगे तभी जब थोड़ा सा खुद ट्राई करोगे ना। तो तुम में से कुछ लोग ट्राई करेंगे। y is x cube, मैं आपसे कहता हूं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। सो रोशनी पहले आप मुझे बताओ इससे एक मिनट रोशनी इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा रोशनी? हाँ dy by dx। सूरत थोड़ी सी गड़बड़ है, dy by dx। अच्छा y कितना है रोशनी? सर x क्यूब। x क्यूब, तो d over dx of x क्यूब लिख दिया। अब देखो कंपेयर करो, यहां n था, इंस्टेड ऑफ n 3 लिख रहे हैं, यहां पर एज इट इज n की वैल्यू रखना शुरू कर दो। n कितना था? 3, सो दिस इज 3 x to the power 3 minus 1। so this is 3x square। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है सबका? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? प्रियांशी, अर्गुन? No, sir. कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखो जरा, मैं आपसे कुछ और कहता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ x है, इट्स रूट t, या नहीं अभी वेरिएबल ही चेंज करते हैं। तो मैंने आपसे कहा x है, इट्स t टू द पावर 5। मैं आपसे कहता हूँ डिफरेंशिएट कीजिए x को विद रिस्पेक्ट टू t नाउ। dx over dt, so it's d over dt of t to the power 5। अब देखो कंपेयर करो, इंस्टेड ऑफ n आप क्या यूज कर रहे हो? 5। x की जगह आप t यूज कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। 5 t की पावर 5 minus 1, इट्स 5 t की पावर 4। ऐसे आप डिफरेंशिएट कर देंगे, इतना लिख लीजिए। 5 कैसे आया? ये है ना n, इसको आप यूज करेंगे तो इंस्टेड ऑफ n आप क्या यूज कर रहे हैं? पावर 5 ना, ये गिवन है, x t to the power 5 तो दिया हुआ है। इंस्टेड ऑफ n आप क्या यूज कर रहे हो? 5, फिर x to the power n minus 1 means t to the power 5 minus 1, so that's 5 t to the power। सर इसको सॉल्व करके जो dx रेज़्ड टू पावर n अपॉन dx है उसको सॉल्व करके ये आएगा। जी, इस पूरे को सॉल्व कर, उस पूरे को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा इससे कंपेयर करना होगा, ये जो दिया हुआ है इससे हमेशा आप कंपेयर करोगे कि यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ n था, फॉर्मूला था nx टू द पावर n minus 1, तो इसे आप लिखोगे 5t टू द पावर 5 minus 1। आप बहुत कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन यूज करेंगे बट फाउंडेशंस यही है। अब होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन तो वाइंड अप कर लेंगे, बट ये बेसिक्स आपको आने चाहिए। ये क्लियर है सबका? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल और मैं आपसे कहता हूं, अगर शुरू के 4-5 एग्जांपल्स हैं ये आपको आ जाए ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती। मैं आपसे कहता हूं x है 1/t², ये x है। अब बताइए मुझे 1/t² मैंने लिख दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है?
स्टैंडर्ड फॉर्म तो टी की कुछ पावर होनी चाहिए, तो आप हमेशा 1/t², 1/t³ कुछ 1/t करके दिया हुआ है ना, तो उसको आप न्यूमरेटर में ले आओ। न्यूमरेटर में लाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। प्रियांशी यहां से कंपेयर करो जरा, इंस्टेड ऑफ n क्या आ रहा है? -2. -2. So this is -2 t to the power -2 -1. It's -2 t to the power -3. ये कुछ बेसिक फॉर्म्स हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। आपको तो बहुत कुछ सीखना है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे होगा, एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा, बट ये बेसिक्स है। अगर आपको ये आता है इतना, तो फिर इसी को आपको अलग अलग तरह से कंबाइन करना है। ये बेसिक है। अगर ये आ गया आपको, तो फिर डिफरेंशिएशन में यूजुअली कुछ इश्यूज नहीं आते, चेन रूल वगैरह सब हो जाता है, अगर इतना आप समझ रहे हो। इसमें कोई डाउट नहीं है? रोशनी, सूरत, No, sir. नो सर। आयुषी, कोई इशू नहीं? No, sir. चलो गुड, इसको लिख लो। आज तो टाइम नहीं बचा। नेक्स्ट क्लास में, आज तो बहुत एलिमेंट्री था, बेसिक फंक्शंस था। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल ट्राई टू फिनिश अप दिस डिफरेंशिएशन एट लीस्ट। ओके, अभी तो 2 मिनट और है। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको करो थोड़ा। x इज √t दिया हुआ है, x को डिफरेंशिएट करो। √t का मतलब है t की पावर हाफ। सर विद रिस्पेक्ट टू t। ओके सर। करिए, डिफरेंशिएट कीजिए और आंसर्स बताना शुरू करिए सब। Half t power -3/2. नहीं, कुछ गड़बड़ है हरगुन, The दोबारा चेक करो। half power t minus 2. माइनस, Half. हाँ माइनस हाफ। हरगुन चेक करो, 3/2 थोड़ा ना होगा, सबट्रैक्ट कर रहे हो। सर एक बार आप ये बता भी दोगे कि रूट वाला कैसे किया? हाँ, रूट का मतलब ही पावर हाफ होता है ऋषित। अगर मैंने रूट लगा दिया ना, दैट मीन्स पावर इज हाफ। रूट का मतलब ही पावर हाफ। हरगुन आया कुछ? Half t root to the power -half. गुड। रोशनी? Sir, half t to the power minus half. Very good. So dx over dt is t to the power half है, आप ऐसे लिख दो d over dt of t to the power half. So that's half t to the power half minus 1. So that's half t to the power minus half. ये आ जाएगा आपका dx over dt half t to the power minus half. चलिए लिख लीजिए सर। Sir, written. चलो सर इसके जैसे एक और क्वेश्चन दोगे? बच्चे, अब ये टाइम ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीक जब करेंगे, नेक्स्ट वीक नहीं, अभी तो थर्सडे क्लास है, नेक्स्ट वीक थर्सडेज को कंटिन्यू करेंगे और थर्सडेज पर और देखेंगे। वैसे आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा जिसमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस होंगे। वो तो पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन का होगा, बट बेसिक डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं उससे। थर्सडे विल कंटिन्यू दिस। ओके सर। चलो ओके, Thank you, स्टॉप sir. हियर। ओके, बाय Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू।